हाय एवरीवन, वेलकम टू ACMA। आज की वीडियो में हम FCPA एक्ट डिस्कस करने वाले हैं। FCPA एक्ट ज़्यादातर MCQs में पूछा जाता है और SS में भी इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सारे USCA में एस्पिरेंट्स को ये एक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्ट कहता क्या है। इजी एक्ट है और CMA पार्ट 2 में आपको इसके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अभी एक्ट क्या कहता है? FCPA इज फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। समझ आ रहा है? फॉरेन करप्ट मतलब फॉरेन का एक्ट है। फॉरेन में सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है? यूएस का एक्ट है, एकदम सही बात है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस। अब फॉरेन से तो पता चल गया, करप्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस से हिंदी में हमारे मन में सीधा थॉट आता है करप्ट प्रैक्टिस मतलब यार रिश्वत दी होगी, सीधी सीधी बात है। तो ब्राइब्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट मतलब वो सारे करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करना। एक्ट बनाया गया है, कोई लॉ बनाया गया है, मतलब उस चीज को बंद करने के लिए बनाया गया, बैन करने के लिए बनाया गया। तो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट इज द एक्ट ऑफ यूएस। कब इनैक्ट हुआ था? इनैक्ट हुआ था 1977 में। अब ये एक्ट कहता क्या है? ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी क्वेश्चनेबल पेमेंट्स या इम्प्रॉपर पेमेंट्स अगर किसी फॉरेन ऑफिशियल को की जाए, ध्यान से सुनिएगा, कोई एनी क्वेश्चनेबल पेमेंट्स और इम्प्रॉपर पेमेंट्स मेड टू फॉरेन ऑफिशियल्स, मैं लिख देता हूं सबसे पहले तो, मेड टू फॉरेन ऑफिशियल्स, मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे आर मेड टू पॉलिटिशियंस। अगर कोई भी गलत तरह की पेमेंट, जिस पेमेंट का कोई प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, अगर ऐसी कोई पेमेंट इन तीनों में से किसी को भी की जाए और जिसको यूएस की गवर्नमेंट एज अ ब्राइब कंसिडर कर सकती है, जो कि एज अ ब्राइब समझी जा सकती है। ब्राइब हम क्यों देते हैं? हम इस वजह से देते हैं कि हमारा कोई फायदा हो। करेक्ट। हिंदुस्तान में बहुत आप जानते हैं कि क्या क्यों दी जाती है सबसे ज्यादा ब्राइब। तो और कोई बिजनेस ब्राइब क्यों देगा? वो बिजनेस ब्राइब इस वजह से देगा कि उसको उसके बिजनेस में फायदा चाहिए, वो बिजनेस कमाना चाहता है, प्रॉफिट्स कमाना चाहता है। तो एनी क्वेश्चनेबल पेमेंट्स और इम्प्रॉपर पेमेंट्स मेड टू फॉरेन ऑफिशियल्स, टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू पॉलिटिशियंस टू ऑब्टेन और रिन्यू बिजनेस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एफसीपी एक्ट। मतलब एफसीपी एक्ट उन सारे पेमेंट्स को बैन करता है, प्रोहिबिट करता है, जो कि इन तीनों को दी जाए, इस वजह से दी जाए कि उनसे बिजनेस पाया जा सके, उनसे प्रॉफिट कमाया जा सके, उनसे फायदा कमाया जा सके। ठीक है। अब एफसीपी एक्ट लागू इनको ब्राइब देने पे होता है, बट लागू किन पे होता है कि कौन देगा इनको ब्राइब? करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये आता है। सारी कौन देता है? कंपनी देती है। कंपनी कौन से तरह, कितने तरह की होती है? एक होती है पब्लिक कंपनी, आई होप दिस इज विजिबल, यस। और एक होती है प्राइवेट कंपनी। करेक्ट। तो एफसीपी एक्ट अप्लाइज टू बोथ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी ब्राइब देती हुई पकड़ी जाए। करेक्ट। किनको? इन तीनों को। अब एफसीपी एक्ट ऐसे ही दो प्रोविजन लेके आता है कि एफसीपी एक्ट कौन कौन सी चीजों को प्रोहिबिट करता है, कौन कौन चीजों पर रोक है, एफसीपी एक्ट रोक है। तो पहला प्रोविजन है एंटी ब्राइबरी प्रोविजन। करेक्ट। मैं आपको मेरे खुद के नोट्स का स्क्रीनशॉट से समझाता हूँ कि जो मैंने मेरे एसए के टाइम पीरियड में बनाए थे, जब मैं एसए और एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो आप उससे समझिए, आपको बेटर समझ आएगा। So yes, I hope the screen is visible. मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। yes. So सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस पे जाते हैं। क्वेश्चनेबल पेमेंट्स मेड बाय द लार्ज कंपनीज टू ऑब्टेन एंड रिटेन बिजनेस, ये मैंने आपको बता दिया। ये इनैक्ट कब हुआ था? इनैक्ट हुआ था 1977 में, ये डेट ध्यान रखिएगा। ठीक है। इनैक्ट के बाद ये अमेंड रिवाइज हुआ था। रिवाइज हुआ था 10 साल बाद, 10 ईयर्स याद रहेगा, 1988 में। और फिर उसके बाद अगेन अमेंड हुआ था, वो हुआ था 1998 में। तीनों वैसे याद रखना जरूरी है, पर अब 1977 तो याद रखना ही है। ठीक है। अब एफसीपीए एक्ट का एंटी ब्राइबरी प्रोविजन क्या कहता है, उस पर चलते हैं। एंटी ब्राइबरी प्रोविजन कहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बाकी आपको समझा रहा हूँ। प्रोहिबिट्स पेमेंट्स टू फॉरेन ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस टू ऑब्टेन बिजनेस, ये हमने प्राइमरी डेफिनेशन एफसीपीए की पढ़ ली। सेकंड, पेमेंट्स डायरेक्टली मेड बाय द थर्ड पार्टीज और बाय ऑर्गेनाइजेशन टू फॉरेन ऑफिशियल्स। मतलब अब आप किसी को, अगर कोई बिजनेस या कोई इंडिविजुअल ब्राइब दे रहा है या रिश्वत दे रहा है, या तो वो खुद देगा, कंपनी खुद देगी। कैसे? खुद के कंपनी का अकाउंट से, या जो भी तरीके होते हैं, मैंने कभी नहीं दी। एंड अगर एक तो ये तरीका है कि कंपनी खुद अब आगे से दे, या खुद के नाम से दे, या जो भी यूएस की गवर्नमेंट या यूएस की एजेंसीज को पता लगे कंपनी ने खुद से दिया है, या इसके अलावा वो किसी थर्ड पार्टी से दिलवाए, तो वो थर्ड पार्टी भी क्वेश्चनेबल पेमेंट्स इसके अंडर आती है। पेमेंट्स मेड बाय द थर्ड पार्टी और बाय द फॉरेन ऑफिशियल्स। थर्ड पॉइंट, किन पे अप्लाई होता है? अब ये किन पे ये एक्ट लागू होता है? राइट। जैसे इंडिया में काफ़ी सारे लॉज हैं, वो सारे इंडियन सिटीजन्स पे लागू होते हैं, और सारे डिफरेंसेस होते हैं कि बाहर के सिटीजन्स पे कौन से एक्ट लागू होते हैं अगर वो इधर आते हैं। तो ऐसे ही एफसीपीए एक्ट किन पे लागू होता है? सबसे पहले तो
ये उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू होता है जो कि यूएस की टेरिटरी में अपना काम कर रही हैं, ठीक है, यूएस की टेरिटरी में, यूएस के ज़मीन पे अपने ऑपरेशंस कर रही हैं, सॉरी। एंड उसके बाद ये किन पे होता है, ये होता है उन सारी फॉरेन कंपनीज पे जो कि यूएस की टेरिटरी में अपना काम कर रही हैं। अब ये कैसे कि कोई इंडियन कंपनी है, अगर वो यूएस की ज़मीन पे अपना अपने ऑपरेशंस हैं, उसके प्राइमरी हेडक्वार्टर यूएस की ज़मीन पे हैं, तो वो भी इसके अंडर आएंगी, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इट अप्लाइज टू पब्लिक एंड प्राइवेट। मैंने आपको बता दिया एफसीपीए एक्ट का जब नाम आता है आपको ध्यान रखना है पब्लिक और प्राइवेट एक्ट, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज पे ही अप्लाई होता है। उसके बाद अब क्योंकि एक्ट बनाया है तो कोई चीज़ वॉयलेट करने, अगर कोई वॉयलेट करेगा इसको तो सज़ा तो मिलेगी। अब सज़ा क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी अगर कोई कंपनी वॉयलेट करती है तो उसको, किसको वॉयलेट करती है, एंटी ब्राइबरी प्रोविजन को। एंटी ब्राइबरी प्रोविजन मतलब रिश्वत देना फॉरेन ऑफिशियल को, मतलब यूएस में रह के या यूएस कंपनी ने किसी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को या इंडियन, लेट्स से इंडियन ऑफिसर्स को, कस्टम ऑफिसर्स को ब्राइब दी, रिश्वत दी कि वो उनके गुड्स जल्दी निकाल दें, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है, एक्सपोर्ट चलता है तो उनके गुड्स जल्दी निकाल दें, वो एफसीपीए एक्ट के अंडर आएगा। अगर किसी कंपनी ने रिश्वत दी तो उसको $2 मिलियन तक का फाइन लगेगा। अगर किसी पर्सन ने रिश्वत दिया, पर्सन में कौन आ गए, पर्सन में आ गए वो सारे स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज आ गए, अगर कोई यूएस कंपनी में काम करते हुए एम्प्लॉयज आ गए, एजेंट्स आ गए, राइट, सॉरी, एजेंट्स आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए कंपनी के, करेक्ट। तो वो सारे पर्सन अगर एज एन इंडिविजुअल पाए गए तो उन पे $250,000 का फाइन लगेगा और साथ में 5 साल की जेल इसमें इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट लॉ। तो हमने एंटी ब्राइबरी प्रोविजन समझ लिया कि एंटी ब्राइबरी प्रोविजन क्या बोलता है। अब हम आते हैं इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन पे कि इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन क्या बोलता है। इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन बोलता है कि कंपनी जो भी यूएस की कंपनीज है जिन पर लागू होता है, जो कि सारे ऑपरेशन यूएस में कर रही हैं, वो अपने सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट्स उनको मेंटेन रखे, कंप्लीट रखे, एक्यूरेट रखे। आपको सबसे पहले ये रखना है जो भी उनके ट्रांजैक्शंस हैं उनको मेंटेन, प्रॉपरली मेंटेन रखें डेट वाइज, और जो भी अकॉर्डिंग टू द कंप्लाइंस है उनको फॉलो करते हुए। द कीवर्ड्स आर कंप्लीट रखें, एक्यूरेट रखें उनको, बायसनेस ना हो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। बायसनेस, कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स ना आ जाए, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब मटीरियल मतलब कोई बड़ा डिफरेंस ना हो, करेक्ट, कोई बड़ा फ्रॉड होने का डिफरेंस इन न्यूमेरिकल डेटा ना हो। देन सेकंड पॉइंट है जो इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखें, ठीक है। अब इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जैसे कि क्या होते हैं, नीचे चलते हैं। इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एफसीपी एक्ट में 3 तरीके से हमको बताया गया है इन यूएससीएमएस सिलेबस। वो सबसे पहले तो अगर आपको दिख रहा हो, यस इट इज विजिबल, कि ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कंपनी के, वो शुड दैट ट्रांजैक्शन शुड अकर इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। जो इसका क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो मैनेजमेंट की ऑथोरिटी, मैनेजमेंट को पता हो कि कौन से ट्रांजैक्शन किसको हो रहे हैं, मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन हो सारे ट्रांजैक्शंस पे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स, एक्सेसिंग एसेट्स एट लिमिट्स मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। अब जो एसेट्स कंपनी के हैं उनको एक्सेस कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी रहनी चाहिए। फोर्थ इज रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा, मतलब कंपनी कैन प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस कि जो उनका फाइनेंशियल डेटा है, जो उनके फाइनेंशियल्स हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो कि यूजर्स को वो देती है। यूजर्स कौन हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए कंपनी के, करेक्ट, उनको वो देती है। वो ये बताती है उनसे कि ये हमारा डेटा, फाइनेंशियल डेटा रिलायबल है, मतलब यूज करने लायक है, करेक्ट। सो ये होता है इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन। अब इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन में एक छोटा सा चेंज आता है। मैंने आपको बताया था कि एंटी ब्राइबरी प्रोविजन पब्लिक कंपनी पे भी होता है, प्राइवेट कंपनी पे भी होता है, एफसीपीए पे बताया था मैंने आपको। पर जो इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन है वो भी दोनों पे होता है, बट वो उन प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता है जो कि एसईसी को रिपोर्ट नहीं करती हैं। अब एसईसी क्या है, एसईसी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ द यूएस। सो ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो कि एसईसी को रिपोर्ट नहीं करती है अपने अपने फाइनेंशियल्स, अपना अपना डेटा, वो इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन के अंतर्गत नहीं आएंगी। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। बट इन जनरल एफसीपीए एक्ट पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज ऑब्वियसली दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन कोई वायलेट करता है तो उसकी सजा क्या होगी। सबसे पहले तो $25 मिलियन का फाइन लगेगा कंपनी पे, स्ट्रिक्ट लॉज है भाई, सॉरी। सो $25 मिलियन तक का फाइन लगेगा कंपनी पे। अगर कोई इंडिविजुअल पाया गया तो उस पर $5 मिलियन तक का फाइन लगेगा और 20 साल तक की जेल। इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही रखना बहुत जरूरी है, ऑलराइट। तो हमने 2 प्रोविजंस देखे, एफसीपी एक्ट देखा और एंटी ब्राइबरी प्रोविजन और इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन देखे। एफसीपी एक्ट में आपको बेसिकली जो चीज़ें याद रखनी है, जो मैंने डेफिनेशन से शुरू किया कि एफसीपी एक्ट होता क्या है, क्वेश्चनेबल पेमेंट्स या इम्प्रॉपर पेमेंट्स दैट कुड बी जज्ड एट ब्राइब्स मेड टू फॉरेन ऑफिशियल्स
political parties or politicians to obtain and retain business. This is the perfect definition of FCPA Act 1977 में इनैक्ट हुआ था ये. इसके दो प्रोविजंस हैं, एंटी ब्राइबरी प्रोविजन और इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन. अब एंटी ब्राइबरी प्रोविजन किन पे लगता है? करेक्ट, वो इशूअर्स पे लगता है, जो कि इशूअर्स वो सारे स्टेक होल्डर्स हो गए, प्रोमोटर्स हो गए, जिन्होंने अपनी कंपनीज यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रखी है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, वो सारी कंपनीज पे लगता है जो कि यूएस की टेरिटरी में अपने बिजनेस कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, फिर वो उन फॉरेन कंपनीज पे भी लगता है जो कि यूएस की टेरिटरी में अपना बिजनेस कर रही हैं, इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन द यूएस टेरिटरी. थर्ड, सारे सिटीजन्स, द वन हु इज अ रेजिडेंट सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो उन पे भी एफसीपीए एक्ट लगता है. तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एंटी ब्राइबरी में. क्या इम्प्रिजनमेंट लगता है वो मैंने आपको इधर बताया ही. पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों पे लगता है. फिर इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन पे आते हैं. इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन कहता है मेंटेन एक्यूरेट कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ये इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन का पहला पॉइंट है. अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स. फिर अगेन companies are required to maintain complete and accurate the internal control provisions. internal control records वो कौन से होते हैं कि जो भी सारे ट्रांजैक्शंस हो वो मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन से हो. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट कहता है कि जो एक्सेसिबिलिटी, मिनट, एक्सेसिंग एसेट्स शुड बी लिमिट्स टू द मैनेजमेंट ऑथराइजेशन. कुछ एसेट्स कि वो मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन के अंडर ही होने चाहिए. थर्ड पॉइंट, रीजनेबल अश्योरेंस. कंपनी कैन प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल डेटा इज रिलायबल. ये आपको ध्यान रखना है. और इनसे क्या सजा मिल सकती है अगर ये वॉयलेट होते हैं? दैट फाइन 25 million ऑन अ कंपनी, $5 million अप टू $5 million फाइन्स ऑन इंडिविजुअल एंड 20 years तक की जेल. ये आपको ध्यान रखना है. ये थे एफसीपीए एक्ट के बारे में. डिपेंड आपको केस स्टडी में इनमें से कौन से पॉइंटर्स टेस्ट किए जाते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंटर्स समझ आने चाहिए और पता होने चाहिए. यूएससीएमए में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कीवर्ड्स पे ध्यान दें, आप लैंग्वेज पे ध्यान दें और आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दें. सो थैंक यू एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, एफसीपीए एक्ट आपको समझ आया होगा. लेट मी नो मैं आगे और किन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकता हूँ.